हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक और नई ट्रिक जानेंगे। उपन्यास है, मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को याद हो जाए और आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं और भी चीज़ें इस तरह से आपको एक आइडिया मिलेगा। और इसके पहले कुछ सवाल के जवाब मैं ले लेती हूँ। जैसे मेरी कुछ बहनों ने बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत परेशान है कुछ बहनें कि शादीशुदा है, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, फिर स्कूल भी जाती हैं। तो उन्होंने ये पूछा कि दीदी आप कैसे अपना टाइम मैनेज करती थी। आप मतलब आप भी स्कूल में पढ़ाती थी, प्राइवेट स्कूल में, तो आप कैसे टाइम को इतना आप कैसे पढ़ लेती थी, कैसे मैनेज करती थी, ये बता दीजिए। टाइम टेबल रोज़ का बता दीजिए। तो आज मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं जो है अपना टाइम सेट करती थी। तो टाइम मैं कैसे सेट करती थी, देखिए। जब मेरा स्कूल खुला रहता था, जब मेरा स्कूल रहता था, तो रोज़ का था मुझे सुबह 5 बजे उठना है ना। कभी 5-10 मिनट लेट तो नहीं मैं कर सकती थी, हाँ कभी 4:45 हो गया या 5, मतलब ऐसे मैं उठ जाती थी। उसके बाद हर चीज़ का मैं पहले से टारगेट बना के चलती थी। 5 बजे उठना है तो मुझे 6:30 बजे तक सारे काम अपने कर लेने हैं, फ्री हो जाना है, तैयार व्यार होके। और क्योंकि हम लोग के स्कूल में साड़ी अलाउड था, तो हम लोग साड़ी पहनते थे स्कूल का, मतलब स्कूल में हम लोग, तो मतलब उसमें भी टाइम लगता था। तो सारी चीज़ें हमको 6:30 बजे तक कर लेना है, क्योंकि 7:30 बजे मुझे स्टॉपेज पे पहुंच जाना रहता है। और वहाँ पे बस आती थी मेरी, है ना। तो स्टॉपेज, मेरे घर से अपने स्टॉपेज में पहुंचने पे मुझे आधे घंटे लगते थे, आधे घंटे 25 मिनट ऐसे लगते थे। तो सारी चीज़ों को मैं दिमाग में पहले से प्लान कर लेती थी। 5 बजे उठना, 6:30 बजे तक सारे पूजा पाठ, नहाने धोने से लेके, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि अपना लंच बनाना, सब कुछ करके, चाय वगैरह पी के, मतलब सब कुछ करके 6:30 बजे तक मुझे एकदम रेडी हुआ है निकलने के लिए। अब मुझे 6:30 बजे तक मेरा कंप्लीट हो गया। 7 बजे मुझे निकलना रहता था, तो मैं आधे घंटे रखती थी रिवीजन के लिए। और उस आधे घंटे में छोटे छोटे टॉपिक को मैं टारगेट करती थी। जैसे जीवनी हो गया, आत्मकथा हो गया, यात्रावृत्त हो गया, मतलब उधर की छोटी छोटी विधाएं जिसको हम चलते चलते रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं आधे घंटे के अंदर 2 चीज़ अच्छे से, मतलब मन से, ऐसा नहीं कि ऊपर ही ऐसे ऐसे करके जाते थे। 2 चीज़, मान लीजिए जीवनी है या आत्मकथा है या कुछ भी है जो मेरा नहीं रहता, छोटी छोटी विधाओं, 2 चीज़ को मैं टॉपिक को मतलब था कि करके रिवाइज करके जाएंगे। उसके बाद मैं 7 बजे घर से निकल जाती थी, 7:30 बजे स्टॉपेज। और मैं क्या करती थी कि जैसे एक दिन का जो पहले का मेरा पढ़ा हुआ रहता था, तो उसको मैं छोटे छोटे कागज़ पे, है ना, क्योंकि स्कूल में किताब वगैरह नहीं लेके जा सकते, वहाँ पे रिवीजन करने के लिए, मतलब नहीं, वहाँ पे काम करने गए हैं, ड्यूटी करने गए हैं, तो कैसे करेंगे। तो हम छोटे छोटे उसको कागज़ पे चिट बना के उन रचनाओं को मैं लिख लेती थी। और उसको अपने किताब में, जब बच्चों को पढ़ाने थे, किताब में ऐसे अपने साथ ही मैंने, मतलब मैं तो उसको कैरी की रहती थी। और वो छोटी छोटी रचनाओं को मैं ऐसे लिख लेती थी, रफली ही, है ना। राइटिंग पर मैं नहीं ध्यान देती थी कि अच्छा लिख रहे हैं कि कैसा, बस उसको नोट कर लेती थी। उसके बाद जो है बच्चों को पढ़ाना ये सब शुरू होता था। जब भी मुझे टाइम मिलता था, जब भी पीरियड खाली है या मतलब जो भी है, जब भी 10-15 मिनट ऐसे है, लंच है, चाहे कुछ भी है, मैं उन रचनाओं को एक बार रिवाइज कर लेती थी, जो मैं लिख के ले गई रहती थी छोटे छोटे कागज़ पे। और मैंने जो टेस्ट सीरीज लिया था, मेरे मोबाइल में ही रहता था, तो उसको भी मेरा यही, मैं घर से सोच के हर चीज़ का मैं पहले से प्लान करती थी कि ये सोचती थी कि स्कूल में कम से कम 2 टेस्ट तो हल ही कर लेंगे, स्कूल में कम से कम 2 टेस्ट तो मुझे करके आना ही है। तो मैं किसी, मान लीजिए नहीं टाइम मिला, ऐसा भी तो होता है, प्लान चेंज होता रहता है, तो 1 या 2 मैं स्कूल में ही करके आती थी, है ना। उसके बाद मैं घर आती थी 3 बजे के लगभग। 3 बजे आने के बाद जो है मैं थोड़ा कुछ खाती थी, उसके बाद रेस्ट करती थी। तो समझिए 3 बजे आते थे, सब कुछ करते 4, 4:30, है ना, मतलब इतना मेरा रेस्ट का टाइम था आने के बाद, क्योंकि मैं बहुत थक जाती थी। दूर था मेरा काफ़ी स्कूल। और उसके बाद मैं पढ़ने बैठती थी 4, 4:30। अब फिर मैं अपने दिमाग में टारगेट, एक प्लान बनाती थी कि मुझे 4:30 बजे, मान लीजिए मैं बैठी हूँ तो 2 घंटा, 5:30, 6:30, 6:30 बजे तक ये टॉपिक रिवाइज कर लेना है, एनी हाउ, किसी भी तरीके से मैं वो करती थी। उसके बाद 6:30 से मुझे इतना तो अच्छे से याद है कि मैं 6:30 बजे के बाद इधर उधर नहीं जाती थी, क्योंकि मेरा 8 बजे से ना टेस्ट होता था। टेलीग्राम पे मैंने ज्वाइन किया था, तो वो टॉपिक देते थे वो लोग, तो वो 8 बजे से होता था। तो मैं 6:30 बजे के बाद मैं और कुछ नहीं पढ़ती थी, क्योंकि वहाँ पे मेरा ये था ना कि मेरी बेइज्जती हो जाती, है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मेरे साथ की भी कुछ मैम लोग थी। तो ये था कि अगर मेरा नंबर वहाँ पे कम आएगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो वहाँ पे मुझे नंबर 1 पे ही रहना था। तो मैं 6:30 से 7:30 और 8, समझिए कि 1-1.5 घंटा मैं उस टॉपिक को रिवीजन करने के लिए देती थी। और जब ऐसा कर लेती थी तो अच्छे से रिवाइज हो जाता था 1-1.5 घंटे में।
अच्छे से, मतलब आपको करना था तो करना था, आप स्पीड को बढ़ाइए, है ना। मतलब नहीं, ये नहीं कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, करना है तो करना है। उसके बाद वहाँ पे टेस्ट देने के बाद मेरा वो 1 घंटे चलता था 9 बजे तक। उसके बाद 9 बजे के बाद 10 बजे तक मेरा खाना पीना और ये सब मतलब घर का समझिए, है ना। 10 साढ़े 10 बजे से मैं फिर बैठती थी पढ़ने के लिए। उसके बाद पढ़ने के बाद जो टॉपिक मैं पहले से आपको बताया था, मैंने पूरा अपनी पहले वाली वीडियो में, आप जो लोग नए जुड़े हैं वो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि मैं एक दिन पहले ही टॉपिक को लिख लेती थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। तो अब जो चीज़ें बची रहती थी, मैं रात में 10:30 बजे के बाद वो टॉपिक उठाती थी कि 11:30 या 12 बजे तक मुझे इतना चीज़ रिवाइज़ कर लेना है, हो जाता था, ठीक है। और उसके बाद मुझे वीडियो भी देखने थे, मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था तो मुझे वीडियो भी देखने थे। अब आप पूछेंगे कि कौन सा कोर्स लिया था, तो मैंने पुराने वीडियो में बताया, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर मैं उसको क्या करती थी, वीडियो भी देखती थी और मतलब अपना ये ऑनलाइन भी चीज़ें चलती रहती थी। फिर जो टॉपिक मैं तैयार की हूँ उससे संबंधित प्रश्न भी मुझे हल करने रहते थे। मैं रात में ये सारी चीज़ें करती थी क्योंकि मैं दिन भर स्कूल में रहती थी। और इस तरह से करते करते मतलब सारा अपना जितना टारगेट रहता था, अब लगता था कि अगर बहुत ज़्यादा कुछ बच रहा है और 2 बजे से ऊपर हो रहा था, मैं सो जाती थी क्योंकि स्कूल भी जाना रहता था। तो मैं उसको दूसरे दिन के लिए पेंडिंग करके रख देती थी, दूसरे दिन के लिए। तो इस तरह से मतलब ऐसा होता नहीं था, वैसे ऐसा होता ही नहीं था, मतलब बहुत कभी कभी हुआ ही होगा। अगर मान लीजिए मेरे सिर में दर्द है या तबीयत नहीं ठीक है तभी हुआ होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। तो मैं क्या करती थी, इसीलिए मेरा 2 बज जाता था रात के। सब कुछ टेस्ट वगैरह सीरीज जितना था, पुराने क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मतलब नियम से, लेकिन मेरे काम होते थे कि करना है तो करना है ना। ये सारी चीज़ें करके मैं सोती थी वही रात के 2 बजे तक, फिर वही रूटीन 5 बजे उठना। हाँ, ये तो डेली का हो गया जब मैं स्कूल जाती थी। कभी कभी स्कूल में छुट्टी होती थी, 1 दिन की छुट्टी हुई या संडे है या 2 दिन की छुट्टी हुई, तब तो पूछिए ही मत, तब तो कोई रूल लागू नहीं होता है। तब तो मैं यही सोचती थी, तब फिर वही 5 बजे उठना, है ना। और एकदम निश्चिंत रहते थे दिमाग में, आज तो रात के 3 बजे तक पढ़ेंगे, 2 बजे तक पढ़ेंगे, सुबह लेट से भी उठेंगे, 5 बजे भी। मतलब टेंशन नहीं रहता था ना कि स्कूल में जाना है, मैं चीज़ों को कितना मैं ज़्यादा कवर कर लूँगी 1-2 दिन में। उसके बाद से तो मैं पढ़ना शुरू करती थी 5 बजे से, बैठ के 8-9 बजे तक हिलती ही नहीं थी। यही सोचिए ये टॉपिक मुझे इतने बजे तक कर लेना है। और आज भी मेरी ऐसी आदत पड़ी है ना टारगेट बनाने की कि मैं अभी भी काम घर का करती हूँ तो ये सोच के टाइम देखती हूँ, अच्छा 8 बज रहा है, अच्छा ठीक है 9 बजे तक मुझे झाड़ू पोछा सब कुछ कर लेना है। मतलब काम में भी, खाना बनाने से लेकर हर चीज़ में टारगेट मतलब करने लगती हूँ, एक टारगेट बनाती हूँ और टाइम देखती हूँ, है ना। ऐसी आदत पड़ गई है। तो दीदी छुट्टी रहती थी उस दिन तो दिन भर समझिए, मतलब क्या तो ना कि किसी चीज़ से बस खाना बनाने के लिए उठे या कोई काम करने के लिए उठे, फिर आके पढ़ना है ये टॉपिक। अच्छा चलो प्रेशर है, अभी कुकर में प्रेशर है, अच्छा ठीक है, तब तक ये वाला एक कवि का या एक लेखक का तो मैं याद ही कर लूँगी, है ना, 1-2 लोगों का, ठीक है। आटा गूँथे, ठीक है, 15 मिनट के लिए छोड़ना, अच्छा ठीक है, तब तक वो थोड़ा सा सेट होगा, चलो ठीक है, ये चीज़ें मैंने याद कर ली। मतलब हर टाइम आपका दिमाग उसी में, है ना, होना चाहिए। ऐसे ऐसे करते करते मतलब यही मैं करती थी, मतलब दिन भर उस दिन मतलब इतना मैं कर लेती थी अपना, जितना मेरा छूटा छाटा रहता था इसके पहले वाले हफ्ते का जो भी सब कवर हो जाता था, इतना मैं मतलब यूटिलाइज़ कर लेती थी छुट्टियों को अपने। उसके बाद तो ये सारी चीज़ें आप मेरा जान गया कैसे है। हाँ, एक ज़रूरी चीज़ और जान लीजिए कि मैं कभी भी ना ये नहीं करती थी कि एक ही रूल फॉलो करूँ, है ना, कि जैसे यही चीज़ ये इतने बजे से इतने बजे तक, है ना, इतने बजे से इतने बजे तक, मतलब ये जैसे ना एक बोरिंग टाइप का हो जाता है। जैसे ना एक अगर हम लोग डेली एक ही चीज़ करते हैं ना तो वो चीज़ें बोरिंग होने लगती हैं, दिमाग पे ना एक हेडेक हो जाता है कि नहीं ये करना है। आप चेंज करते रहिए, जैसे मान लीजिए कभी आप 5 बजे से बैठे हैं, कभी ठीक है एक कभी कभी 1 घंटा सो लीजिए, है ना, लेकिन दूसरे दिन क्या उसको और ज़्यादा बढ़ा लीजिए, है ना। इस तरह से थोड़ा चेंज कर करके अपने जो आपका प्लान है ना, कभी आप साहित्य पहले पढ़ रहे हैं तो नहीं, फिर दूसरे दिन व्याकरण को पहले पढ़ लीजिए, बाद में साहित्य पढ़िए। मतलब कहने का मतलब ना कि इन चीज़ों को ना अब हमारे दिमाग को चेंजेस भी बहुत पसंद आते हैं, तो चेंज कर करके करिए। टॉपिक आपका टारगेट वही होना चाहिए कि आपको आज इतना कवर करना है, लेकिन उसको मतलब चेंज कर लीजिए। मान लीजिए कुछ चीज़ें पहले जो रात में पढ़ते थे तो ये नियम नहीं था कि हाँ खाने के बाद ही मैं वीडियो देखूंगी या फिर वो, ठीक है, अगर मैं वीडियो पहले देख ली हूँ तो मैं बाकी चीज़ों को बाद में करूँगी, मतलब चेंज कर करके, है ना। ये थोड़ा सा करिए तो चीज़ों तब जाके बोरिंग नहीं लगता है। तो ऐसा करती थी। और मैं समय बचाने के लिए क्या करती थी, स्कूल में मेरे साड़ी लगता था, साड़ी हम लोग पहन के जाते थे, ड्रेस। मैंने 3-4 साड़ियाँ बस निकाली थी। मुझे कह रहा है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन मुझे क्या कहेगा, कैसी लगोगी, ड्रेस कोड नहीं था, आप कोई भी साड़ी पहन के जा सकते हैं, ऐसा था मेरे स्कूल में। तो मैं जॉर्जेट की साड़ी, है ना, और शिफॉन की साड़ी, शिफॉन आप जानते होंगे कि वो साड़ी जो प्रेस ना करना पड़े, जॉर्जेट वगैरह प्रेस ना करना पड़े, ऐसी साड़ी मैं पहनती थी घुमा घुमा के। मान लीजिए 3-4 साड़ी है,
4-5 साड़ी ऐसे निकाली थी, ऐसी साड़ियाँ जिसको प्रेस ना करना पड़े। मैंने मशीन में डाला या धोया अपने हाथ से जैसे भी है, उसके बाद उसको मतलब टाइम बचाने ऐसे साड़ी ना चाहिए कि हमको भैया 1 घंटा पहनने में लगे, उसको प्रेस करना रहे। ये सारी चीज़ों पे भी मैं फोकस करती थी। कोई मेकअप नहीं, कोई तैयारी नहीं, सब कुछ नहीं, ऐसे ही सिंपल। बस मुझे अपना सारा दिमाग मेरा यही रहता था कि मैं कितना पढ़ लूँ, ये सारी चीज़ें। और सुनिए, ठंडी के दिनों में मैं क्या करती थी, ठंडी के दिनों में आपको पता है खाना ख़राब नहीं होता है, सब्जी मैं रात का जो है फ्रिज में रख देती थी, और सुबह लंच में मैं अपना टाइम बचाने के लिए मैं वो रात की सब्जी स्कूल में लेके जाती थी। मैं किसी के साथ लंच बैठ के नहीं करती थी कि 10 लोगों के साथ बैठ के लंच करूँगी तो वो बात करेंगे तो और टाइम वेस्ट होगा। मेरा तो यही प्रयत्न था कि जल्दी से 1-2 रोटी खाएं और उसके बाद से अपना तैयारी में जुटेंगे, ये रहता था। तो मैं बासी सब्जी लेके जाती थी ताकि जो है मैं बनाने में मेरा टाइम ना वेस्ट हो ठंडी के दिनों में। मतलब छोटी छोटी चीज़ कौन देखने आ रहा है भाई, अपने तो है, कौन देखने आ रहा है, कौन मैं कैसी लग रही हूँ। मतलब मैं आपको मतलब बता दूँ मैं कि मैं कथक डांस से मेरा प्रभाकर भी है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको कभी बाद में मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। तो इससे क्या था कि मैं बहुत पतली स्लिम थी और मुझे बहुत अच्छा भी था, मैं अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखती थी। लेकिन उसके लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं था अपने आप पे ध्यान देने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना था। ये मेरे मतलब स्वाभिमान की बात थी, इज्जत की बात थी मेरे। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मैं एकदम मोटी हो गई थी, एकदम बेडॉल हो गई थी, देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, सब कुछ। क्योंकि मैं यही सोचती थी कि ये सारी चीज़ें तो बाद में भी हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी टाइम है पढ़ने का। सारी चीज़ें मैं बाद में भी अपने आप को मेंटेन में बाद में कर लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल पढ़ने का टाइम है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को मैं बैलेंस करके अपने आप आपका दिमाग चलेगा। ये तो मेरा लाइफ स्टाइल है, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को करिए। प्रायोरिटी क्या है, बस अपने पढ़ाई को दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं टाइम को मैनेज करती थी। और हम लोग पढ़ेंगे आज रांगे राघव, है ना, रांगे राघव उनका जो है उपन्यास है ये। और इसको मैंने किस ट्रिक के माध्यम से बनाया था तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, शायद आप लोगों के लिए हेल्प मिल जाए, है ना। देखिए, रांगे राघव का ये उपन्यास है, ठीक है। आप लोग सरस्वती पांडे की बुक है ये, और आप लोग के पास अगर होगी तो आप लोगों को आराम से अपनी किताब में आप लोग देख के पढ़ सकते हैं। तो देखिए, रांगे राघव की प्रथम रचना सन 1946 में घरौंदा शीर्षक से। जब भी मैं पढ़ती थी कोई टॉपिक तो पहले शुरू से उनके चीज़ों को देखिए मैंने हाईलाइट करा है ना, कि रांगे राघव लेखक हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसको मैंने हाईलाइट किया है, पेंसिल से मैंने उस पर निशान लगाया है। तो रांगे राघव की प्रथम रचना सन 1946 में घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। यह परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा हिंदी का प्रथम उपन्यास है ना, इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं कई बार 2-3 बार दोहरा लेती थी। उसके बाद देखिए कि रांगे राघव ने 3 कोट के उपन्यासों की रचना की है जो निम्न है ना। अब जीवनी परक उपन्यास, ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। तो इस तरह से मैं पहले दिमाग में बैठा लेती थी, अच्छा 3 प्रकार के हैं ना, एक जीवन से संबंधित है, एक ग्रामीण और नगर से संबंधित है, और एक इतिहास से संबंधित है। इस तरह से मैं दिमाग में बैठा ली। अब उसके बाद जो है मैं अपना ट्रिक बनाती थी, लिंक बनाती थी। जैसे जीवनी परक उपन्यास, इसमें जो है देवकी का बेटा कहता है कि यशोधरा जीत गई, है ना, रांगे राघव कहते हैं। अब लेकिन देखिए, हर एक ट्रिक पे ना आप पहले कवि या लेखक का नाम पहले ही बोल दीजिए, इससे जो है ना आपको याद रहेंगी चीज़ें। तो मैं ऐसे कहती थी कि रांगे राघव कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपकी ट्रिक मान लीजिए याद आ गई ना तो यही आपको भूल जाएगा कि कौन से लेखक हैं। तो ऐसे हम बोलेंगे कि रांगे राघव कहते हैं कि देवकी का बेटा कहता है कि यशोधरा जीत गई, लोई का ताना मत सुनो, रत्ना की बात सुनो। भारती का सपूत कहता है कि लखीमा की आंखें देखो, जब आवेगी काल घटा तब धूनी का धुआं उठेगा। तो ये हो गया, अपने दिमाग में एक पिक्चर भी बना लेंगे कि अच्छा इधर का जो है जीवनी परक है और ये हमारा ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के उपन्यास। अब कहेंगे इसमें है हुजू सीधा सारा रास्ता मत चुनो, है ना, कब तक पुकारूं राई और पर्वत की तरह, है ना, और छोटी सी बात है कि पथ का पाप साफ करो, क्योंकि धरती मेरा घर है और यही मेरी आखिरी आवाज़ है। तो इस तरह से मेरा एक बना, है ना। अब ऐतिहासिक उपन्यास पे आते हैं। तो मुर्दे का टीला पे क्या होता है, मुर्दों का टीला जो है वहाँ पे क्या होता है, प्रतिदान होता है ना। अब दान से मतलब अपने दिमाग में एक इमेज बना लीजिए कि दान हो रहा है वहाँ पे। तो मुर्दों का टीला है, मतलब टीला समझ लीजिए पहाड़ी टाइप का छोटा सा। तो मुर्दों का टीला पे क्या हो रहा है, प्रतिदान हो रहा है। और चीवर, वहीं पे चीवर हैं, वो कैसे हैं, अंधेरे के जुगनू के समान है। चीवर समझ लीजिए कि वहीं पे कुछ चीवर टाइप के जैसे चमकने वाले नहीं हम लोग डेकोरेशन के लिए लगा देते हैं। इमेजिन करिए, जो भी है इमेजिन करिए। तो चीवर जो है वो कैसे लग रहे हैं, अंधेरे के जुगनू के समान लग रहे हैं। और पक्षी और आकाश सब क्या कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि राह न रुकी हमारी, क्योंकि पक्षी तो हमेशा उड़ता रहता है तो उसकी राह कभी नहीं रुकती है। तो इस तरह से ये हमारा ट्रिक बन गया।
अब जो है इतना जब ट्रिक बना लेंगे तो उसके बाद मैं क्या करती थी, इसको बस तुरंत याद करती चलती थी। अब मैं इसको दिमाग में बैठाने के लिए ऐसे पढ़ूंगी कि रांगे राघव की प्रथम रचना सन 1946 में घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुई। यह परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अब लिखेंगे कि अब हम लोग बोलेंगे कि रांगे राघव ने 3 कोटि के उपन्यासों की रचना की जो निम्न है। अभी तक मैंने ट्रिक बनाया, दिमाग में बैठाया, अब चीज़ों को ऐसे पढ़ेंगे। जीवनी परक उपन्यास देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत 1954 में है, लक्ष्मा की आंखें, जब आवेगी काली घटा, धूनी का धुआं। अब देखिए ये तीनों जो है 57, 58, 59 इसको मैंने पेन से एक ब्रैकेट बना लिया है कि ये तीनों 57, 58, 59 लगातार है। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के उपन्यास। हुजू 51 में है, सीधा साधा रास्ता 51 में है, तो दोनों को मैंने ब्रैकेट बना लिया है। हुजू सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, राई और पर्वत, ये 57, 58 में है। छोटी सी बात, पथ का पाप, ये दोनों 59 में है। धरती मेरा घर, आखिरी आवाज 60 और 62 में है। इस तरह से अब देखिए ऐतिहासिक उपन्यास तो मुर्दों का टीला, इसमें मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित है और ये कब था, 48 में था, 1948। प्रतिदान, ये कब था, 50 में है। महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के संघर्ष का चित्रण है इसमें। चीवर 1951 में है। हर्षकाल के ह्रासमान भारतीय सामंतवाद का चित्रण है। अंधेरे के जुगनू, ये 53 में है। दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण है। पक्षी और आकाश 57 में है। राह न रुकी 58 में है। महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा है। ठीक है, अब ये भी हम देखिए रांगे राघव का कब तक पुकारूं उपन्यास जरायम पेशा कन्नड़ जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है। तो इस तरह से एक बार ट्रिक से बना के कहानी पढ़ते थे, एक बार ऐसे लगातार पढ़ लेते थे, उसके बाद फिर मैं उसको ट्रिक से दोहराती, मैं 3-4 बार इस तरह से लगातार मैं दोहराती थी, फिर मैं आगे दूसरे लेखकों पे बढ़ती थी। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है ना इन सारी चीज़ों पे। तो इस तरह मैं अपने सारी चीज़ों को याद करती थी। तो चलिए, आज तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना, और अच्छा है कि इस तरह से आप लोग अपने क्वेश्चन पूछिए, है ना, कमेंट में पूछिए, और जैसे लगेगा मैं उसको वीडियो बनाऊंगी या कमेंट के माध्यम से आपको जवाब देने का प्रयत्न करूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।